Students, in the previous lecture, we have already discussed about the various inventory control system, various methods which are used to control the inventory system that are, we have already covered the ABC analysis, economic order quantity एंड देन वेरियस इनपुट आउटपुट रेशियो। ये हम अलग अलग जो मेथड्स हैं ये हम कवर कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद अनदर मेथड्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द इन्वेंट्री सिस्टम। जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम नेक्स्ट मेथड करेंगे दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है हमारी परपेचुअल, उसका क्या मतलब होता है? परपेचुअल मीन्स लगातार। लगातार इन्वेंट्री मीन्स आपको पता है इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, अलग अलग जो बिजनेस में इन्वेंट्रीज यूज होती है जैसे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, फ्यूल्स हैं, ये सब जो भी यूज हो रही है दैट इज इन्वेंट्री। इनको जब यूज किया जाता है तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है ताकि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन हो। अगर उस पर कंट्रोल नहीं होगा कि हाँ भाई जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी उसकी यूज हो रही है, कितना उसका स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल है या कम अवेलेबल है, कितना वो शॉर्टेज हो रही है, उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा बिजनेस भी स्मूथली रन नहीं कर सकते। सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसीप्ट। इसमें जो स्टोर में जितना भी मटेरियल पड़ा है ना उसको दैट मटेरियल को हम क्या करते हैं, उसकी कोई भी इशू करा है मटेरियल किसी को या फिर रिटर्न में आ रहा है या फिर कोई भी रिसीव हो रही है तो उसकी रेगुलर चेकिंग होती है ताकि जब भी हम जो भी स्टॉक है उसकी क्लोजिंग करें, स्टॉक की क्लोजिंग करें तब उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसको जो भी हम स्टॉक क्लोजिंग करते हैं ताकि हमें सब पता है भी हमारे पास इतना मटेरियल अवेलेबल था, इतना हमारा यूज हो गया, इतना यूटिलाइज हो गया, इतना हमारे पास पेंडिंग पड़ा है। तो परपेचुअल मतलब होता है लगातार। साथ के साथ अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़े तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द recording store balance after every receipt and issue to facilitate regular checking and to prevent close down of stock taking। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ स्टोर बैलेंस आफ्टर, इट इज अ record of store बैलेंस। ये क्या होती है? रिकॉर्ड होता है स्टोर बैलेंस का आफ्टर, ये हमारी डेफिनेशन है, आफ्टर एवरी receipt and issue which is, कोई भी हमने कोई भी चीज रिसीव हो रही है या इशू हो रही है जो किस में हेल्पफुल होगी, which is helpful to facilitate regular checking। इसमें क्या होता है? रेगुलर चेकिंग होगी, to facilitate regular checking and to prevent, और किस चीज को प्रिवेंट करेगा? एंड टू प्रिवेंट क्लोज डाउन ऑफ फॉर स्टॉक टेकिंग, क्लोज डाउन फॉर स्टॉक टेकिंग। कि कितना स्टॉक आ गया है, कितना स्टॉक पेंडिंग है, ये सारी चीजें
हमें परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से पता चलेगा। अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जितनी भी कोई भी अगर आप कोई चीज रिसीव हो रही है या फिर उसको इशू कर रहे हैं तो वो सब कहाँ पे एंटर होएगा, उसको एंटर करने के लिए कुछ रजिस्टर चाहिए, तो वो सारी एंट्री कहाँ पे होगी, एक रजिस्टर में होगी जिसको बिन कार्ड कहा जाता है। बिन कार्ड में क्या होगा, सारा जितना भी बैलेंस है वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो बिन कार्ड क्या बन गया, बिन कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेचुअली इन्वेंटरी रिकॉर्ड, उसको परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड कहा जाएगा। अब जो बिन कार्ड है, जितना भी बैलेंस का स्टोर का बैलेंस है, देखो एक रजिस्टर बन गया, स्टोर में जितनी चीजें अवेलेबल है, कहाँ से कोई नई चीज आई उसकी एंट्री हो गई, कोई भी स्टोर से चीज जा रही है उसकी एंट्री हो गई, कोई स्टोर से चीज गई है लेकिन फिर वापस आ गई। जैसे आपका लैब का सिस्टम है, आप लैब से कोई भी अपरेटस है इशू करवाते हो, वो रिकॉर्ड में चढ़ जाता है कि इस स्टूडेंट ने ये इशू करवाया है, ये कोई भी है, मेजरिंग सिलेंडर है या कोई ग्लास रोड है, हीटिंग मेटल है, जो भी चीज़ आपने इशू करवाई है, उसके बाद अगर आप रिटर्न करते हो तो वो भी चीज़ उसमें रिकॉर्ड में चढ़ती है। तो वो एक तरह से बिन कार्ड की तरह रोल प्ले करता है। उसी तरह से वैसे ही बिजनेस में भी जब कोई भी जैसे रॉ मटेरियल है, उसका स्टोर है, तो वो वहाँ से जा रहा है रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल वहाँ पे स्टोर में एंटर कर रहा है, वो सारी चीजें उस बिन कार्ड में एंटर होती है। जिससे क्या होता है, अब कोई भी एरर है उसको भी डिटेक्ट किया जाता है। कैसे, बिन कार्ड होता है और एक स्टोर लेजर होता है, उन सारी चीजों से भी कौन सी चीज इशू हुई है, कौन सी चीज रिसीव हुई है, उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड होता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली कि ये चीज़ हमारे को रिसीव हुई थी, इतना मटेरियल, इतनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और इतनी हमारी आ गई है, ये लेटेस्ट हमारा रिकॉर्ड है, वो सब किस में होगा, बिन कार्ड में। लेकिन अगर आप एंट्री ही नहीं करोगे, कोई चीज़ आ रही है, लेटेस्ट एंट्री स्टॉक की नहीं हो रही भी, कितनी अवेलेबल है, कितनी न्यू आई है या कितनी हमारे यहाँ से चली गई। जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है कि प्रोडक्शन के लिए आगे जानी है तो रॉ मटेरियल जा रहा है स्टोर से, अगर वो जा भी रहा है तो वो भी उसकी एंट्री होगी भी कितनी रिक्वायरमेंट थी और इतनी रिक्वायरमेंट के बाद वो किसको अवेलेबल करवाई गई, आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अवेलेबल करवाई गई। तो वो सारी एंट्रीज किस में लिखी जाएगी, बिन कार्ड में। और बिन कार्ड और स्टोर लेजर दो इस तरह के एक तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जहां से कोई भी एरर है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो जितने भी एरर्स हैं उसको, कोई भी एरर है उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिन कार्ड क्या है, स्टोर लेजर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। द परपेचुअल सिस्टम इज मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 बिन कार्ड होता है, एक स्टोर लेजर होता है, एक कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। तो इट इज कंप्राइजेस ऑफ, हम कह सकते हैं इट इज कंप्राइजेस ऑफ इसमें क्या क्या, एक तो बिन कार्ड, स्टोर लेजर एंड कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ये तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे भी ये एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले तो बिन कार्ड की बात करें, बिन कार्ड, बिन कार्ड, बिन कार्ड क्या होता है एक्चुअली में, जो बिन कार्ड एक स्टोर कीपर होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड बनाकर रखता है सारे मटेरियल का, जितना भी मटेरियल या जितना भी गुड्स है विच आर अवेलेबल इन द स्टोर, जो कि स्टोर में प्रेजेंट है, स्टोर में अवेलेबल है, उसका एक रिकॉर्ड बना के रखता है, एक रजिस्टर बना के रखता है। उसको एक तरह से रेडी रेफरेंस कह सकते हैं। अगर हमने जानना है कि क्या स्टोर में, जैसे हमारे स्टोर में क्या पैरासीटामोल पाउडर अवेलेबल है या नहीं है, तो उसने स्टॉक रजिस्टर जो हमारा बिन कार्ड है उसमें ये मेंशन कर रखा होगा स्टोर कीपर में कि पैरासीटामोल इतनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और आज इतनी क्वांटिटी उसकी यूटिलाइज हो चुकी है, वो प्रोडक्शन यूनिट के पास चली गई है। तो ये क्या है, एक तरह से कौन रखता है, स्टोर कीपर रखता है ये
रिकॉर्ड होता है, जितना भी मटेरियल जो भी अवेलेबल है इन द स्टोर और गुड्स वगैरह मटेरियल जो भी अवेलेबल है, इसको रेडी रेफरेंस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडी रेफरेंस। ये क्या शो करता है? इट शोज द मटेरियल भी, कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, कोई नया मटेरियल आया है वो कितना, यहाँ पे कितना पैरासीटामोल नया अब स्टॉक आया उसका कितना इशू, और वहां से यूज के लिए आगे फर्दर यूज के लिए वो कितना आगे इशू कर दिया और कितना हमारे स्टॉक में पेंडिंग है। ये सब किससे हमें पता लगता है? इस बिन कार्ड से। तो हम कह सकते हैं दिस बिन कार्ड शोज, ये क्या करता है? शोज क्या क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो मटेरियल है वो कितना हमारे पास रिसीव हुआ, रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ, ठीक है, एंड कितना रिसीव होने के बाद कितना स्टॉक में अवेलेबल है और कितना इशू हुआ, इशूड, एंड इन स्टॉक, स्टॉक में कितना प्रेजेंट है, इससे ये पता चलता है। अब आगे बात करें इसकी कि इसमें जितना भी मटेरियल होता है, यूज ऑफ ईच मटेरियल, चाहे वो रिसीव हो रही है, चाहे उसकी इशू कर रहे हैं, चाहे वो रिटर्न में आ रहा है, ये सारा कुछ किस में रिकॉर्ड किया जाता है? इस बिन कार्ड में। और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, इसका भी एक मेथड होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखा जाता है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस इसको सीरीज में लिखा जाता है, यानी सीरीज कैसे इसकी बनाई जाएगी? जो लेटेस्ट बैलेंस है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जितना भी कोई भी रिसीव आफ्टर कोई भी रिसीव्ड है, इशू है, ठीक है, तो वो उसके बाद वो लिखा जाएगा लेटेस्ट बैलेंस शोन आफ्टर रिसीव्ड और इशू। कोई भी रिसीव है या इशू कर रहे हैं उसके बाद लेटेस्ट बैलेंस लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब इसमें इसका एक पैटर्न होता है। अगर हम बताएं कि इसको किस तरह से जो स्टोर लेजर है, जो बिन कार्ड है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट की बात करें तो इसमें इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है इसका। जैसे ये इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? कोई भी जैसे XYZ जो भी है, कंपनी लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, अब उस कंपनी, अब इसमें क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, फिर कोड नंबर, अब उसके बाद कोड नंबर लिखा जाएगा। देन उसके बाद जो स्टोर लेजर फोलियो है उसका नंबर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा बिन नंबर, स्टोर लेजर फोलियो नंबर। अब यहाँ पे बिन नंबर के बाद भी कितनी जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो ऑर्डर की है और कितना मैक्सिमम स्टॉक अवेलेबल है, नॉर्मल क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक अवेलेबल, कितना अवेलेबल है ये लिखा जाएगा आगे। उसके बाद इसमें क्या होता है? कितना उसको रीऑर्डर किया गया है, रीऑर्डर स्टॉक कितना है, री ऑर्डर स्टॉक। अब यहां पे क्या है? ये तो ऊपर का कॉलम हो गया। अब नीचे यहां पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे डेट, कब इशू किया गया।
सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, उसके बाद रिसीप्ट, डेट, रिसिप्ट, किस डेट को कौन सी चीज है वो रिसीव हुई है। उसके बाद रिसिप्ट के बाद आ जाएगा इशू और लास्ट में आ जाएगा बैलेंस क्वांटिटी। ये तो रिसीव हो गया, उसके बाद कौन सी चीज इशू की गई है, इशू। नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस क्वांटिटी। इस तरह का फॉर्मेट है, आपकी बुक में शो कर रखा है। तो डेट के बाद रिसीट, उसके बाद इशू, उसके बाद बैलेंस क्वांटिटी। अब इसमें भी दो कॉलम है, दैट इज क्वांटिटी, एक तो जीआर नंबर और एक क्वांटिटी। जीआर नंबर यानी गुड्स रिसिप्ट नंबर और क्वांटिटी। इसमें आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद क्वांटिटी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। ये बेसिक फॉर्मेट होता है किसका, बिन कार्ड का। इस तरह से बिन कार्ड होता है कि कोई भी कंपनी है, ऊपर डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद कोड नंबर के बाद स्टोर लेजर फोलियो, देन बिन नंबर एंड देन नॉर्मल क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक अवेलेबल, उसके बाद रीऑर्डर, कितना रीऑर्डर करना है, क्वांटिटी कितनी है और कितना मैक्सिमम स्टॉक पड़ा है अभी, उसके बाद रीऑर्डर स्टॉक क्या होता है कि कितना, जब उसको जो मैक्सिमम लेवल है स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल का जो उस टाइम जो ऑर्डर किया जाता है उसको रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। उसके बाद डेट क्या है, रिसिप्ट क्या है, इशू, ठीक है। अब रिसिप्ट में गुड रिसीविंग नंबर आएगा, कितना रिसीव हुआ है और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इशू में उसका सीरियल नंबर भी कितना 1 2 3 कितना यहाँ से 1 2 3 उसको सीरियल वाइज लिखा जाएगा और कितनी क्वांटिटी यहाँ से आगे कोई किसी प्रोडक्शन यूनिट में चली गई या कितनी इशू हुई और बैलेंस कितना रह गया। ये एक फॉर्मेट है, इसका बिन कार्ड का फॉर्मेट है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टोर लेजर। बिन कार्ड के बाद क्या आ जाता है, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में क्या होता है, ये एक तरह का कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होते हैं, एक लेजर होता है जिसमें क्या होता है, एक लूज लीफलेट्स होते हैं ताकि उनको इजीली हटाया जा सके और उसको इंसर्ट किया जा सके। कोई नई एंट्री आ रही है तो उसको इजीली हम इंसर्ट, जैसे आपकी फाइल्स होती है, जैसे कोग्नोसी की फाइल थी आपकी फर्स्ट ईयर में, तो आप उसमें वो अगर आपने एडिशन करनी होती है उसमें वो धागे वाली फाइल होते हैं, आप उसमें इंसर्ट कर देते थे नए पेजेस, न्यू शीट्स उसमें इंसर्ट करते। वैसे ही ये लूज लीफलेट्स होती है, कोई नई एंट्री आ रही है तो उसको आराम से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, अगर कुछ रिमूवल करना है तो वो भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये मोस्टली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होता है। इसमें सारा सिस्टम किसका होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। तो इसका भी फॉर्मेट कुछ इसी टाइप से होता है अगर हम बनाए तो। अब हम स्टोर लेजर की बात कर रहे हैं। स्टोर लेजर होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कौन रखता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही रखता है। अब इसमें जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, जैसे फॉर्मेट की बात करें XYZ कंपनी, इसमें भी वही होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज आल्सो सेम, वो सेम है बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद क्या है, इसमें बिन नंबर, यहाँ पे बिन नंबर आ जाएगा। अब ये स्टोर लेजर फोलियो खुद है, स्टोर लेजर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिन नंबर। बिन नंबर, उसके बाद लोकेशन, ठीक है, कहाँ कंट्रोल यूनिट का है, प्रोडक्शन यूनिट का है, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट का है, वो आ गई लोकेशन।
उसके बाद यूनिट, उसके बाद इसमें मैक्सिमम स्टॉक कितना है, मिनिमम स्टॉक कितना है, रीऑर्डर लेवल कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक कितना ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है, मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक कम से कम कितना स्टॉक पड़ा है किसी भी चीज का, कितना भी स्टॉक, कोई भी हो सकता है मटेरियल, किसी भी तरह का मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। उसके बाद रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर लेवल मतलब कि कितना मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक के बीच वाला, वो हो गया रीऑर्डर लेवल। ऑर्डरिंग क्वांटिटी, अब इसमें पूरी डिटेल होती है क्योंकि आपको पता है कि ये अकाउंट डिपार्टमेंट, उसने हर चीज इशू कर रही है या फिर कोई नई चीज आ रही है तो पेमेंट कौन करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट। तो उसके पास हर एक चीज का पूरी डिटेल होती है। तो इसमें क्या होती है, डेट हो गया, डेट के बाद रिसीट, रिसीट के बाद इशू, इशू के बाद बैलेंस। अब इसके ये जो नीचे जो क्वांटिटीज हैं, ये चेंजेस हैं, इसमें चेंज है क्योंकि उसमें तो गुड्स रिसीविंग नंबर आ जाता था और क्वांटिटी आ जाती थी, लेकिन इसमें क्या है, डेट, किस डेट को इशू हो रहा है, बैलेंस क्वांटिटी। रिसीव की बात करें, रिसीवल में क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले गुड रिसीविंग नंबर, कितनी क्वांटिटी है और उसका अमाउंट। अब ये देखो अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसमें वो तो सेम है, गुड्स रिसीविंग नंबर, ठीक है। देन गुड रिसीविंग नंबर के बाद कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी। आफ्टर देन क्वांटिटी के बाद इसमें कितना उसका रेट है, जो चीज ऑर्डर रिसीव की जा रही है, रेट, और कितनी अमाउंट पे की गई है, अमाउंट कितनी पेएबल है। ये तो हो गया रिसीव में। इशू में क्या है, इशू में भी सेम है, गुड्स, कोई भी चीज इशू की जा रही है तो उसका गुड्स रिसीविंग नंबर क्या है, आफ्टर देन कितनी क्वांटिटी उसको इशू की गई है, देन उसका रेट क्या है प्रोडक्ट का, जो भी गुड्स मटेरियल जो भी प्रोवाइड किया गया है, इशू किया गया है, एंड आफ्टर देन उसकी अमाउंट कितनी पे की गई है। उसके बाद इसमें जो बैलेंस है, बैलेंस में भी क्वांटिटी आ जाएगी, रेट आ जाएगा और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कितनी अमाउंट दी गई है। इस तरह का फॉर्मेट होता है कुछ, इस टाइप का फॉर्मेट होता है। और इसमें एक कॉलम और होता है इसके बाद, उसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन भी, कितना जो भी स्टॉक है वो वेरीफाई किया जाता है, जिसमें किस डेट को उसको वेरीफाई किया गया, और वेरिफिकेशन के बाद उसके इनिशियल और जिसने वेरीफाई किया है उसके रिमार्क्स आ जाते हैं। तो ये हो गया स्टोर लेजर। इस तरह से स्टोर लेजर का फॉर्मेट होता है। अब बात करें अगर कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग की, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग जैसे कॉन्टिन्यूसली किसी चीज की बार बार क्या करना, वेरिफिकेशन करना। तो इसमें क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग में इसमें वेरिफिकेशन की जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन, पहले फिजिकल चेकिंग, फिजिकल चेकिंग ऑफ मटेरियल, देन
कॉन्टिन्यूसली उसकी कुछ ही मटेरियल्स की इसमें चेकिंग होती है, सारे मटेरियल को चेक नहीं कर पाते कि जैसे कोई भी काम है साथ के साथ काम चल रहा है और कुछ मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, उसकी डेली बेस पे कॉन्टिन्यूस डेली बेस पे चेकिंग हो रही है। अब डेली बेस पे हो रही है तो डेली हर एक मटेरियल को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मटेरियल को चेक तो उसकी बारी साल में एक बार या 2 बार या 3 बार इस तरह से आएगी। तो इसमें कॉन्टिन्यूसली चेकिंग होती है, फिजिकली चेक किया जाता है कि क्या हमारा इतना स्टॉक अवेलेबल है, इतना स्टॉक अवेलेबल है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ हमारे पास तो ना ये 500, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, ये 500 ग्राम पड़ा है, लेकिन फिर वो बिन कार्ड में चेक करते हैं, बिन कार्ड में कितना मेंशन कर रखा है, एंट्री कितनी कर रखी है, 500 ही कर रखी है, इसमें इतना यूज हुआ है, क्या उतना बिन कार्ड में एंटर कर रखा है या नहीं कर रखा, अगर यूज नहीं है इतना बैलेंस अवेलेबल है। तो इस तरह से फिजिकली उसको चेक किया जाएगा कि हमारे पास जो भी गुड्स है, मटेरियल है, वो कितना हमारे पास अवेलेबल है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है किसके साथ, बिन कार्ड के साथ, स्टोर लेजर के साथ, जिससे एरर डिटेक्ट हो जाती है। तो ये होती है कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। इसमें ये होता है कि अपना जो रेगुलर का डेली बेस का काम है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता और साथ के साथ चेकिंग भी होती रहती है और वेरीफाई भी होता रहता है कि कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कितना आगे कंज्यूम हो गया, कितना बैलेंस पड़ा है। सो दीज आर 3 things which are comprises which perpetual inventory system comprises: bin card, store ledger and continuous stock taking. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेज ये है, सबसे पहले तो ये किस में हेल्प करता है, डिटेक्शन ऑफ एरर, कोई भी एरर कोई भी मिस्टेक है उसमें हेल्पफुल है, जैसे कि मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ तो वो उससे ही पता लग जाता है। चेकिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, इससे क्या होता है, जो स्टोर आइटम्स है ना उसकी चेकिंग हो जाती है मेथोडोलॉजिकल वे में, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, ऐसा नहीं कि जब मन करा वो चेक कर लिया, कुछ चीजें रह गई, उससे कुछ सिस्टमेटिक वे से नहीं होता तो हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। मेथोडोलॉजिकल वे कैसा है भी, इसमें जो रोज का रूटीन वर्क है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, एंटरप्राइज का कोई भी बिजनेस का, और साथ में चेकिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट है टाइमली एक्शन ले लिया जाता है। अब हमें कोई पता लग गया कि हाँ ये चीज शॉर्टेज चल रही है इस चीज की, तो उसको क्या किया जाता है, टाइमली एक्शन लिया जाता है, उसको जल्दी जल्दी ऑर्डर किया जाएगा, भैया हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको ऑर्डर किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, एक तरह से स्टाफ की भी मोरल चेकिंग हो जाती है कि हाँ हमारे पास इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या एंट्री भी उसने सही की है या नहीं की, कोई डिसऑनेस्टी तो नहीं दिखा रहा, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है परपेचुअल सिस्टम का। और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कंपाइलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। अब देखो जो स्टोर लेजर है उसमें सारा कुछ आ जाता है, भी इतनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, ये रेट का था, इतनी अमाउंट है, उस डेट को ये इसकी जो रेट था वो ऐसा था और अब ये इंक्रीज हो रहा है, चलो चेंज कर लेना चाहिए। तो एक तरह से कंपाइल कर देता है भी कितना जो भी बिजनेस है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि अगर किसी भी चीज की ओवर स्टॉकिंग नहीं होने देता, अंडर स्टॉकिंग यानी स्टॉक से ज्यादा नहीं बढ़ने देता और स्टॉक से कम नहीं रहने देता, तो ये अवॉइड करता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल को भी वेरीफाई कर देता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल सिस्टम एंड दिस इज ऑल अबाउट द परपेचुअल सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर द इन्वेंटरी कंट्रोल। ये हमारा हो गया परपेचुअल सिस्टम। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम कि किस तरह से अदर मेथड्स के साथ हम जो इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।